हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि तुम्हें पता ही है। तो इस वीडियो में हम आपके अगले एक्सरसाइज यानी कि 7.4, जो कि इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जितने वीडियोस हैं एक्सरसाइज के, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ से जाकर, अगर अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। ठीक है, और नोट्स के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। तो चलो अब वीडियो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज की ये एक्सरसाइज है हमारी 7.4, जो कि आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, और इस चैप्टर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें मेन बात है संदेशवहन की। ठीक है, कि संदेशवहन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसकी बाधाएं होती हैं, क्या इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संदेशवहन क्या होता है। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। संदेशवहन का मतलब कि अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, और उसको वह समझाने से, खाली पहुंचाने से नहीं कि तुमने कुछ भी बोल दिया वो उसके पास पहुंच गया बस समझे ना, नहीं, ये संदेशवहन नहीं कहलाएगा। संदेशवहन वो कहलाएगा, एक बात या भावना या विचार जो भी है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे और वो समझ भी जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, इसी को संदेशवहन कहते हैं। ठीक है, क्या है संदेशवहन की विशेषताएं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, यहाँ कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, संदेशवहन में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी तो एक दूसरे से अपनी बातों को बताएंगे वो है। अगला है विचारों का विनिमय। विचारों के आदान प्रदान के अभाव में संदेशवहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संदेशवहन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं आदि का विनिमय होना चाहिए। विचारों का विनिमय होना जरूरी है। ठीक है, और विचारों का विनिमय तब होगा जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हों। ठीक है, तो मतलब कि विचारों का विनिमय करने के लिए और आदान प्रदान करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो आपस में कर पाएंगे। ठीक, अगला है स्तत प्रक्रिया। संदेशवहन कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अतः लगातार चलती है। जो संदेशवहन है वो कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा किसी न किसी से कुछ ना कुछ बातें करती रहनी पड़ती है हमें, इसलिए ये हमेशा ही चलता है, इसे समाप्त हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, अगला है आपसी समझ। आपसी समझ, आपसी समझ का अभिप्राय यह है कि सूचना भेजने वाले का अपनी बात कहने का जो भाव है उसी अर्थ में प्राप्त करने वाला उसे समझ ले। कहने का मतलब यह है कि जो संदेश भेज रहा है वो जिस मतलब से भेज रहा है वो उसको दूसरा उसको समझ ले, तो वही क्या कहलाता है, आपसी समझ कहलाता है। जैसे मैं ये तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, तो अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ जाए तो ये हमारी आपसी समझ हो जाएगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही तुम समझ गए। ठीक, इसको कहते हैं आपसी समझ। दोनों में आपसी समझ होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे की बातों को समझ सकें। ठीक, अगला है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदेशवहन। संदेशवहन में यह जरूरी नहीं है कि सूचना लेने देने वाले आमने सामने हो, यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही हो सकते हैं। मतलब कि जो संदेशवहन है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष तो होता है जो सामने सामने बातचीत करें, एक दूसरे के सामने होकर, आमने सामने बैठकर, फेस टू फेस। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसमें व्यक्ति आमने सामने नहीं होते, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इन सारी चीज़ें ये जो हैं ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष संदेशवहन की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शब्दों व संकेतों का प्रयोग। सूचना के विनिमय के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे कि लिखित, मौखिक या सांकेतिक। संदेश भेजने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि पहला लिखित, कोई लिख के भेज दे कुछ, या मौखिक या कोई कुछ बोल के भेज दे रिकॉर्ड करके, या सांकेतिक कोई उसमें अलग अपनी संकेत देकर उसको समझाए। ठीक है, तो ये है संदेशवहन की विशेषताएं जिनके आधार पर हम संदेशवहन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं आशा करता हूँ जो भी समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सको तो कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। चलो अगला देख लेते हैं, संदेशवहन की प्रक्रिया, जो कि इस एक्सरसाइज की
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से 5 या 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले आता है प्रेषक। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजता है, मतलब कि प्रेषक का मतलब संदेश भेजने वाला। उसके बाद आती है संदेश। यह संदेश वाहन की विषय वस्तु होती है, अर्थात जो कहना चाहता है। सबसे पहले भेजने वाला, फिर वह जो कहना चाहता है वो, उसके बाद आता है संदेशबद्धता। इसका अभिप्राय संदेश को संदेश चिन्हों में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया से है, जैसे शब्दों, इशारों, चित्रों आदि को। ठीक है, सबसे पहले आता है संदेश भेजने वाला, फिर आती है उसके बाद संदेश। ठीक है, तो पहले संदेश भेजने वाला आएगा, उसके बाद संदेश, क्या वो सबसे पहले, जैसे मैं हूँ तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं, फिर मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात आएगी, उसके बाद हम उसको संदेशबद्धता करेंगे, मतलब कि उस जो बात मैंने कही उसको किसी दूसरे चिन्हों में परिवर्तित करेंगे, ताकि मेरे से तुम तक पहुँचने में बीच में कोई उसको पढ़ ना ले। ठीक है, और उसको मतलब किसी और को पता ना चल सके, इसलिए उसको हम संदेशबद्धता करते हैं, मतलब कि चिन्हों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना समझ पाए बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा पॉइंट है माध्यम। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम देखेंगे कि माध्यम भेजना कैसे है। वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है उसे संदेशवाहन के माध्यम का चयन करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट्सएप से भेजूँ, इंस्टाग्राम से भेजूँ, स्पीड पोस्ट से भेजूँ, कैसे भेजूँ। ठीक है, उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता। अब भेज दिया तो प्राप्तकर्ता भी आएगा, जो प्राप्त करेगा ये वो व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा गया है। ठीक है, जिसको भेजा था वो संदेश उसे प्राप्त हो गया। उसके बाद होगा संदेश वाचन। अब उसे संदेश प्राप्त हो गया तो क्या करेगा, वो उस संदेश को पढ़ेगा और फिर उसकी प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, इसमें यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को सही अर्थ में समझा है या नहीं। इस प्रक्रिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। ठीक है, अगर जो जिसको हमने भेजा है संदेश उसका फीडबैक नहीं आया तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो हम कहना चाहते थे वो उसको समझ गया या नहीं समझ गया। ठीक है, तो इसलिए उससे हम फीडबैक मांगते हैं कि हाँ भाई तुम बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। तो फिर वो उस लेटर को देखता है और उसके बारे में बता देता है कि हाँ तुमने जो भेजा था वो मैं समझ गया, मुझे मिल गया है। तो इससे फिर ये पता चल जाता है कि हाँ भाई जो मैं कहना चाहता था वो समझ गया है। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक बहुत ही जरूरी है, बिना इसके कोई भी संदेशवाहन पूरी नहीं होती है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ये तो हमारी क्या थी प्रक्रिया, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 3 नंबर का पूछा जाएगा या तो 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, हमेशा लेकिन पूछा ही जाता है। अब देख लेते हैं संदेशवाहन के प्रकार। औपचारिक संदेशवाहन क्या होता है। इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है। मतलब कि औपचारिक संदेशवाहन वह संदेशवाहन होता है जिसको कि अधिकार होता है एक संदेश को दूसरे एक संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने के लिए उसको अधिकार होता है। ठीक है, क्या है, संगठन के अंदर उसको अधिकार दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, ये संदेश यहाँ से ले जाना है, वहाँ से ले जाना है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो नियम बनाए गए होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है औपचारिक संदेश वाहन, जिसको कि कानूनी तरीके से भी क्या होता है, आज्ञा मिली होती है, उसको अधिकार होता है कि वो एक दूसरे के संदेश वाहन को आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और इसको जानते हैं। सबसे पहली विशेषता, लिखित व मौखिक दोनों हो सकती है। औपचारिक संदेशवाहन लिखित या मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है। लिखित यानी लिखे हैंड राइटिंग में मिल जाए, या मौखिक या बातों से मिल जाए। ठीक, औपचारिक संबंध, यह संदेशवाहन उन कर्मचारियों के मध्य होता है जिनके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किया गया हो। मतलब कि औपचारिक संगठन एक संगठन के अंदर रहने वाले सभी कर्मचारियों के बीच में होता है। संगठन से बाहर जो होता है वो संदेशवाहन वो औपचारिक नहीं होता है। ठीक, वो अनौपचारिक में आ जाता है। औपचारिक संदेशवाहन केवल किसी संगठन के अंतर्गत किसी संस्था के अंदर अंदर रहता है। इसकी एक सीमा होती है जिसके अंदर रहे तो ही ये औपचारिक कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है, निश्चित पथ। संदेश को एक से दूसरे व्यक्ति तक एक निर्धारित मार्ग पर करके जाना होता है। मतलब कि अगर एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना है तो उसके लिए स्टेप इसमें बनाए गए हैं। जैसे सोपान श्रृंखला पढ़ा था ना, वही वो अनौपचारिक औपचारिक ही है। वो जो सोपान श्रृंखला हमने पढ़ी थी चैप्टर 2 में, सिद्धांत पढ़े थे जो 9वां सिद्धांत सोपान श्रृंखला, तो वो जो है वो औपचारिक संदेशवाहन का ही एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स सब कुछ किया होता है कि पहले संदेश इसके पास जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर अंत में जाके जिसे भेजना है उसके पास जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी
संदेश वाहन के मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पहले से निर्धारित किया गया होता है कि तुम अगर तुम्हें मैनेजर से मिलना है तो पहले अपने जो हेड से मिलो, फिर उसके ऊपर जो है उससे मिलो, फिर उसके बाद जाके मैनेजर से मिल सकते हो। मतलब तुम डायरेक्ट जाके मैनेजर से नहीं मिल सकते। तो ये इसमें क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया होता है। कोई भी अगर संदेश भेजना चाहता है तो उनको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अगला है संगठनात्मक संदेश। इस श्रृंखला में केवल संगठन से संबंधित सूचना ही प्रेषित होती है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि केवल संगठन से जुड़ी बातों को ही हम एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। अपनी खुद की बातें या इधर उधर की बातें इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जानबूझकर किया गया प्रयत्न। संदेशवाहन की यह श्रृंखला स्वयं स्थापित नहीं होती, इसे संगठन के उद्देश्य अनुसार स्थापित किया जाता है। जो ये संदेशवाहन है इसको हम जानबूझकर स्थापित करते हैं ताकि हमारे संगठनात्मक जो संदेश है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके और हमारे संगठनात्मक कार्यों में बीच में कोई बाधा ना हो और वो रुके नहीं और टाइम पर पूरी हो। ठीक है। तो ये हमारी थी औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं। आगे देखते हैं इसके क्या हैं लाभ और इसकी क्या है हानियाँ। ठीक है। सबसे पहले लाभ, अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा। ठीक है। अधिकारी की जो पद होते हैं उनकी गरिमा बनी रहती है, क्योंकि कुछ भी पूछना होगा तो स्टेप बाय स्टेप करके उसके पास आएंगे, पूछेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के कभी भी चला जा रहा है। ठीक। इनसे क्या होता है कि उनके पद की गरिमा बनी रहती है। अगला है स्पष्ट व प्रभावपूर्ण संदेशवाहन। ठीक है। सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह, इसमें जो सूचनाएं होती हैं उनका व्यवस्थित प्रवाह होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें चलता है। क्या क्या है इसकी हानियाँ, कार्य का अधिक बोझ, कार्य का अधिक बोझ रहता है। सूचनाओं का स्वरूप बदल जाना। ठीक है। सूचनाओं का स्वरूप बदल जाना मतलब सूचना का मतलब बदल जाना। कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा हो, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते बात का बतंगड़ हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब कहना कुछ चाह रहे हो और जिसको पता बताना था उसको कुछ और पता चले। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये मैं हूँ और ये तुम हो। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ भी ये पढ़ा रहा हूँ जो, अगर ये मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे तक ना बता सकूँ, बीच में मान लेते हैं ये 3 पॉइंट आ गए तो मैं तुम्हारे तक नहीं पहुँच सकता डायरेक्ट, तो पहले मैं इसको बताऊँगा। ठीक है। ये फिर इसको बताएगा और फिर ये इसको बताएगा और ये लास्ट में इसको बताएगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो इसे बातें बताई वो ध्यान से सुनेगा नहीं सुनेगा, फिर आधी अधूरी बातें वो इसको बता देगा, फिर ये आधी अधूरी बातें इसको बताएगा और फिर जो बच्चे खुचा होगा वो इसको बताएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बात का बतंगड़ बन जाएगा। ठीक है। यही होता है यहाँ पर कि सूचनाओं का स्वरूप बदल जाता है, मतलब जहाँ सूचना पहुँचनी है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी सूचना का जो अर्थ होता है वो कुछ और ही हो जाता है। ठीक है। अगला है अधिकारियों द्वारा लापरवाही। इसमें अधिकारी क्या करते हैं, लापरवाही भी करते हैं। ये हमारी यहाँ पर औपचारिक संदेशवाहन पूरी हुई। ठीक है। अब देख लेते हैं कि अनौपचारिक संदेशवाहन क्या होता है। इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। मतलब कि वह संदेशवाहन जिसको कि अधिकार नहीं है, मतलब कि ये संदेशवाहन लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। संगठन, इस संगठन की स्थापना नहीं की जाती, ये लोगों के आपसी संबंध से, आपसी विचारधाराओं से बन जाती है। ठीक है। इसको संदेशवाहन के लिए कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। वह हमारा क्या कहलाता है, अनौपचारिक संदेशवाहन कहलाता है। ठीक है। अगर कोई भी ऑफिशियली संदेशवाहन करना होगा तो वह हमें औपचारिक संदेशवाहन से ही करना पड़ेगा हमेशा। ठीक। किसी भी हमें आधिकारिक संदेशवाहन को करना होगा, आगे भेजना होगा, तो वह औपचारिक के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। ठीक। अनौपचारिक का हम वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑफिशियल है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और इसकी क्या विशेषता है वह देख सकते हैं। सबसे पहला है सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापना। यह संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब इसकी कोई स्थापना की नहीं जाती, या अपने आप हो जाती है। ठीक। 2 तरह की सूचनाएं होती हैं। इसके अंतर्गत कार्य संबंधी तथा व्यक्तिगत संबंधी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित की जा सकती है। मतलब इसके तहत हम संगठन द्वारा संगठन संबंधित कार्य भी कर सकते हैं इससे, और अपने पर्सनल व्यक्तिगत संबंधित संदेशवाहन भी कर सकते हैं। मतलब कि जो अनौपचारिक संदेशवाहन है इससे हम दोनों काम कर सकते हैं, अपने संगठन का भी और अपने खुद का भी। लेकिन जो औपचारिक संदेशवाहन होता है उसमें केवल हम संगठन के ही काम को कर सकते हैं, अपना नहीं कर सकते। ठीक। अगला है अनिश्चित मार्ग। संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका मार्ग निश्चित नहीं होता। मतलब कि इसमें क्या होता है, कोई भी कहीं भी किसी से भी संदेशवाहन कभी भी कर सकता है, इसको स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनऑफिशियल संदेशवाहन है। ठीक। अगला है अफवाह की संभावना। क्योंकि इस संदेशवाहन के अर्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इसको ज़्यादातर अफवाह भी मान लिया जाता है। ठीक है। अगला है शीघ्र प्रसार।
क्योंकि इस संदेशवाहन का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, इसलिए शीघ्र फैलता है। ठीक है, इसमें अगर कोई बात है किसी को बतानी है तो डायरेक्ट उसको जाके बता सकते हो। इस वजह से क्या होता है कि ये बात जल्दी फैल जाती है, टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी है इसकी विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं अगली कौन सी है। अगली विशेषता है जो इसकी वो खत्म हो गई। अब इसकी लाभ और हानियां हैं, तो ये भी देख लेते हैं क्या है इनकी लाभ और क्या है इसकी हानियां। तेज तथा प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, इससे क्या होता है कि संदेशवाहन जल्दी हो जाता है और प्रभावपूर्ण हो जाता है, मतलब जो समझाना चाहते हैं वो समझ भी जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक, खुला वातावरण, इसमें संदेशवाहन के लिए कोई स्टेप निर्धारित नहीं किए, कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है, कहीं भी किसी से भी कैसे भी हो सकता है। ठीक, कठिन समस्याओं का सरल समाधान। अगला है अच्छे मानवीय संबंध, ये है इसके कि सारे के सारे लाभ। क्या है इसकी हानियां? अव्यवस्थित संदेशवाहन, मतलब कि इस संदेशवाहन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता, कोई भी किधर भी कभी भी कैसे भी जा सकता है। अविश्वसनीय सूचनाएं, इससे ऐसी सूचनाएं भी दी जाती हैं जिस पर विश्वास नहीं होता है, अविश्वसनीय सूचनाएं होती है क्योंकि अनऑफिशियल है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कोई ज़्यादा भरोसा भी नहीं करता है, तो ये इसकी हानियां हैं। अब प्रभावी संदेशवाहन की क्या क्या बाधाएं होती है वह जान लो। ये पेपर में हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है, हमेशा। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन की बाधाएं, सबसे पहले भाषा संबंधी। हो सकता है कि जो भाषा मैं अभी बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ में ना आए, तो ये क्या हो गया, भाषा संबंधी समस्या, बाधा। मतलब कि एक ऐसी भाषा बोलना ताकि सबको समझ में आ जाए, ऐसा पता चले सारे के सारे यहाँ पे हम, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम सब के सब हिंदी पढ़ने वालों और मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा दूँ तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा संबंधी समस्या हो जाएगी। ठीक, अगला है संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं भी होती हैं जो कि संदेशवाहन को क्या करती हैं, बाधाएं डालती है। जैसे कि स्टेप निर्धारित कर देना, संदेशवाहन को पहुंचना 1 घंटे में तो पहुंचेगा 7 दिन में, ये सारी बाधाएं होती हैं जो संगठनात्मक बाधाएं होती हैं और जो संदेशवाहन को प्रभावित करती हैं, बाधा के रूप में काम करती हैं। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक बाधा। जो मनोवैज्ञानिक बाधा है मतलब कि मानसिक संतुलन ना होना, मतलब मानसिक उसकी जो विचारधारा है वो सही ना होना। हम कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहा है, दोनों का मानसिक अलग अलग हो गया, तो हम जो कहेंगे वो कुछ और ही समझेगा, या वो कुछ कहेगा तो हम कुछ और ही समझेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो गई। ठीक है, कह तुम कुछ रहे हो, समझ वो कुछ रहा है। ठीक है, और व्यक्तिगत बाधा हो सकता है कि व्यक्ति जो तुम कह रहे हो वो सुन ना रहा हो। जैसे अभी मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हें इसलिए ना समझ आए क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, तुम कुछ और वहाँ कर रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में ना आए। तो ये सारी 4 बाधाएं हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और आगे देख लेते हैं कि इनसे निपटने के क्या क्या हमारे पास मार्ग हैं, क्या क्या साधन हैं। ठीक है, एक एक करके इनको जान भी लो पहले, क्या होता है भाषा संबंधी, क्या होता है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ अच्छे से। इसमें सूचना को पूर्णतः गलत या विपरीत तरीके से समझने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, जैसे संदेशों की गलत व्याख्या, अस्पष्ट मान्यता। ठीक है, ये होती है जो जैसा मैंने पीछे बताया वैसे ही, कि बताना कुछ चाहते हैं समझ कुछ जाए। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक। इसमें मानसिक रूप से बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि ध्यान की कमी, समय से पूर्व मूल्यांकन, अविश्वास, मतलब कोई बात के ऊपर विश्वास ना करे, कम ध्यान दे रहा हो। ठीक है, या समय से पहले ही उसका मूल्यांकन कर दिया जा रहा हो, तो ये सारी की सारी क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या है, बाधाएं हैं। अगला होता है संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेश वहन करने की योग्यता पर प्रभाव डालता है, जैसे संगठनात्मक नीतियां, नियम एवं अधिनियम, संगठनात्मक सुविधाएं। ये सारी जो होती हैं वह संदेश वाहन जिसमें संगठन द्वारा बाधा उत्पन्न होती है वही संगठनात्मक बाधा कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया था, स्टेप निर्धारित कर देना, एक निश्चित रास्ता बना देना कि संदेशवाहन इसी रास्ते से होगा, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, संगठनात्मक नीति बना दी जाती है जिससे कि हो सकता है संदेशवाहन ना बीच बीच में रुकना पड़ जाता हो। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं जो सारी बाधा बनती है, संगठनात्मक बाधा। तो ये सारी क्या होती है, हमारी संगठनात्मक बाधाएं। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत बाधा क्या होती है। ठीक है, व्यक्तिगत बाधा ऐसी बाधाएं जिनका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले प्राप्त करने वाले के साथ होता है, वह व्यक्तिगत बाधा कहलाती है। जैसे उच्च अधिकारियों से संबंध, पद को चुनौती, अधीनस्थों के विश्वास में कमी, ये सारी जो है ऐसी चीजें क्या होती हैं, सीधे ही भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में होती हैं। ठीक है, अधीनस्थों से संबंधित हो सकती हैं, जैसे प्रोत्साहन की कमी, विचार विनिमय की अनिच्छा, ये सारी व्यक्तिगत बाधा है। इससे क्या होता है, हमारा संदेशवाहन प्रभावित होता है। ठीक, ये सारी मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इनसे निपटने के उपाय, कैसे इनसे हम निपट सकते हैं। प्राप्तकर्ता के अनुसार संदेशवाहन,
जो प्राप्त करता है जैसे चाहता हो सुनना उसको वैसे ही सुनाओ, ठीक। जैसे तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो, मैं तुम्हें हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि तुम ज़्यादा जल्दी समझ जाओगे और अच्छे से समझ जाओगे। तो जो जैसा प्राप्त करना चाहता हो, जो जैसा सुनना चाहता हो, उसको वैसे ही संदेशवान दो, ठीक। दूसरा, संदेशवान से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना है। संदेशवान करने से पहले अपनी विचारों को, अपनी बातों को बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर स्पष्ट कर दो कि जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इससे अच्छे से वो समझ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। संदेश की भाषा, विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना, मतलब कि जो तुम बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, उसके प्रति जागरूक रहना कि हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी तीसरी हो गई। और चौथी है एक अच्छा श्रोता बनना, मतलब कि एक अच्छा श्रोता बनना मतलब सुनना, समझना कि सामने वाला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, समझ जाना। ये भी एक क्या इसके उपाय हैं। जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूँ और तुम एक अच्छे श्रोता हो तो तुम सुनोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सुनना भी एक क्या है, बाधा को दूर करने का उपाय है। और उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, मतलब कि फीडबैक लेना उनसे कि क्या जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। जैसे हर बार मैं वीडियो के अंत में आपसे कहता हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ये मैं तुमसे फीडबैक मांगता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम्हें समझ में नहीं आया हो, जिससे कि मैं दोबारा तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ। तो ये होते हैं संदेश वहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय, जो कि यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इन तरीकों से हम संदेश वहन की बाधा को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, ये एक्सरसाइज यहीं पे पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया अब तो, ठीक है। इस चैप्टर से कोई भी संबंधित कुछ भी समस्या हो तो नीचे कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें और भी कुछ अभी बताने को बाकी है, ठीक है। नोट्स के लिए कमेंट मत किया करो, मैंने नीचे लिंक लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन जाके देख लिया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा पड़ा है, नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस वीडियोस के सभी के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके अभी तक अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कमेंट कर देना, कुछ भी समझ में नहीं हो बताना चाहते हो तो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, और एक लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मैं आपके अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।